नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडियो, जो इस पूरी सीरीज का लास्ट सेशन है, यानी कि पार्ट 14। इससे पहले 13 पार्ट्स हम इस सीरीज के कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट भी इस सेशन के खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी पार्ट्स में हमने वीडियो वीपीडियो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और ये क्वेश्चंस आपके वीडियो वीपीडियो जो आपका एग्जाम है उसमें जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और ये पार्ट 14 आज का लास्ट सेशन होगा इस वीडियो वीपीडियो सीरीज का। और दोस्तों, आज की सीरीज में एक स्पेशल चीज हमने ऐड करी हुई है ओनली ऑन आप लोगों के लिए, जो आपका वीडियो वीपीडियो का एग्जाम है उसके लिए, जो आपका उत्तराखंड वाला सेशन है उसमें हम लोगों ने आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं यूके SSSC और यूके PSC के जितने भी पेपर्स हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने तो कवर कर लिया हमने 13 पार्ट्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो हम आज सारे के सारे आप लोगों के लिए 30-35 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड MCQ हम आपको लेके आए हैं और उसमें से सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर यूके SSSC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लास्ट तक सेशन के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि स्पेशल उत्तराखंड MCQ सेशन आज आप लोगों का होगा। और जो आप लोगों को जैसे पता है कि जीएस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको आज स्पेशल उत्तराखंड MCQ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज के सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका वीडियो वीपीडियो का एग्जाम है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये बात बता दीजिएगा कि आज जो ये वीडियो वीपीडियो की सीरीज है ये तो आज खत्म हो जाएगी, लेकिन अगला जो टारगेट है वो किस एग्जाम को किया जाए, किस एग्जाम से रिलेटेड जो है आपके लिए स्टडी मटेरियल यूट्यूब में प्रोवाइड किया जाए, ये चीजें आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताइएगा। और जिस भी चीज की आप लोग बताएंगे हमें कॉमेंट बॉक्स में कि तैयारी करनी है, तो उससे रिलेटेड सीरीज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल उत्तर पाठशाला में स्टार्ट जल्द से जल्द करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लास्ट सेशन वीडियो वीपीडियो सीरीज का पार्ट 14। और आज की जो सीरीज है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की। ए ऑप्शन है शक, बी ऑप्शन है कुषाण, सी ऑप्शन है हिंद यवन और डी ऑप्शन आपका पार्थियन। तो आपने बताना है कि त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शक। तो शक जो आपका वंश था उसके जितने भी वंश के शासक थे, इस वंश के शासकों ने दोस्तों त्रातार की उपाधि यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि को धारण किया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। ए ऑप्शन आपका सूर्य सूक्त, बी ऑप्शन है पुरुष सूक्त, सी ऑप्शन है दान स्तुति और डी ऑप्शन आपका उर्ण सूक्त। तो आपने बताना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा वो स्रोत है जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य सूक्त। तो सूर्य सूक्त दोस्तों ऋग्वेद में 10वें मंडल में जो है वो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका वृहत संहिता, बी ऑप्शन है आपका महाभारत, सी ऑप्शन आपका रामायण और डी ऑप्शन आपका मनुस्मृति। तो आपने बताना है कि इनमें से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाभारत। तो महाभारत को दोस्तों सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में दोस्तों मूलतः जो है 8800 श्लोक थे और इसका नाम दोस्तों जय संहिता यानी कि विजय संबंधी ग्रंथ इसे कहा जाता था, यानी कि जय संहिता भी जो है वो महाभारत का ही दूसरा नाम है। और दोस्तों पहले क्या होता था, जब गुप्त काल यहाँ पे शासन कर रहा था तो गुप्त काल में जो है जो श्लोक थे इसके उनकी संख्या जो बढ़कर 1 लाख होने पर इस जो ग्रंथ है इसे सतसहस्त्री संहिता इसको नाम दिया गया था। और महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है वो अश्वालय गृह सूत्र में देखने के लिए मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जब गुप्त शासन काल में इसके जो श्लोकों की संख्या जो है 1 लाख के पार होने लगी तब इसका नाम सतसहस्त्री संहिता रखा गया। और मूलतः इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 8800 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे जय संहिता यानी कि विजय संबंधी ग्रंथ इसको कहा जाता है। यानी कि महाभारत को सतसहस्त्री संहिता और जय संहिता दोनों कहा जाता है और इसका उल्लेख अश्वालय गृह सूत्र में देखने के लिए मिलता है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
ए ऑप्शन आपका जहांगीर विलियम हॉकिंस, बी ऑप्शन अकबर सर टॉमस रो, सी ऑप्शन आपका शाहजहां रेवरनियर और डी ऑप्शन आपका औरंगजेब मनूची। तो एक साइड आपको शासक दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको बताया गया है कि इनमें से कौन किसके दरबार में आया था। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर और सर टॉमस रो। तो अकबर के शासनकाल में दोस्तों सर टॉमस रो नहीं आया था, यानी कि अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं आया था। बाकी विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था, रेवरनियर शाहजहां के टाइम पे आया था, मनूची जो है वो औरंगजेब के टाइम पे आया था, लेकिन जो सर टॉमस रो है वो आया था आपके जहांगीर के टाइम पे। तो जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस के साथ साथ जो है वो आपका सर टॉमस रो भी आया था। सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था और ये अंग्रेजों का जो है दूसरा शिष्टमंडल था, यानी कि पहला शिष्टमंडल उन्होंने भेजा था विलियम हॉकिंस के साथ और दूसरा शिष्टमंडल उन्होंने भेजा था सर टॉमस रो के साथ। अकबर के शासनकाल में जो है सर टॉमस रो नहीं आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेवरनियर शाहजहां के टाइम पे, मनूची औरंगजेब के टाइम पे आया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष कितने में प्रारंभ किया। ए ऑप्शन है 1570, बी ऑप्शन है 1578, सी ऑप्शन आपका 1581 और डी ऑप्शन आपका 1582। तो आपने बताना है कि अकबर ने जो दीन ए इलाही वर्ष स्टार्ट किया था वो कब स्टार्ट किया। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1582। तो 1582 में दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष को प्रारंभ किया था और अकबर ही है जिसने दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना करी थी। और उसे धर्म किसने बोला था ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अकबर ने जो दीन ए इलाही की स्थापना करी थी उसे धर्म पहली बार अबुल फजल के द्वारा घोषित किया गया था। और अकबर ने जो है दीन ए इलाही वर्ष की स्थापना 1582 में, यानी कि दीन ए इलाही वर्ष 1582 से स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। ए ऑप्शन है आपका मॉर्ले मिंटो सुधार, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी ऑप्शन है साइमन कमीशन और डी ऑप्शन आपका पहला गोलमेज सम्मेलन। तो आपने बताना है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किस प्रतिक्रिया में किया गया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रतिक्रिया में क्या किया गया था। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किया गया था। और आपको जो भी यहाँ पे कोई दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया, साइमन कमीशन हो गया और तीनों के तीन गोलमेज सम्मेलन हो गए, ये सभी टॉपिक आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इन सभी को देख के जाएंगे कि किसमें क्या हुआ था, किसमें क्या किया गया था और किसके टाइम पे, इनके टाइम पे कौन से वॉइस रॉय थे। तो ये सभी चीजें आप देख के जाएंगे, ये चारों के चार आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन और पहला गोलमेज सम्मेलन, यानी कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन आप लोग जरूर देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। ए ऑप्शन है नवजीवन, बी ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, सी ऑप्शन है हरिजन और डी ऑप्शन आपका अफ्रीकन न्यूज। तो आपने बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट करी थी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम दोस्तों इंडियन ओपिनियन है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो जून 1906 में की गई थी और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका मालवा का पठार, बी ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, सी ऑप्शन है दक्कन का पठार और डी ऑप्शन है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो आपने बताना है कि अरावली और जो विंध्य श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में कौन सा पठार है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है दोस्तों वो है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में। और मालवा का जो ये पठार है ये त्रिभुजाकार पठार है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो पठार है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ए ऑप्शन आपका थाल घाट, बी ऑप्शन है भोर घाट,
सी ऑप्शन है पाल घाट और डी ऑप्शन आपका पिपली घाट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पिपली घाट, यानी कि पिपली घाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सभी पश्चिमी घाट पर्वतमाला में हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप सभी को हमारे जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है वो पता होगा, जिसको नहीं पता है उसे मैं समझा दूं कि ये जो भारत का नक्शा है इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को जो कहा जाता है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट और इस वाले घाट को कहा जाता है पूर्वी घाट। यानी कि यहां से यहां तक जो है ये आपका पूर्वी घाट है और यहां से यहां तक जो है ये आपका पश्चिमी घाट है। और इसमें जो है पश्चिमी घाट में आपको पर्वत श्रृंखलाएं देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन जो हमारा पूर्वी घाट है ये एक समतल घाट है, जिस कारण से ज्यादातर चक्रवात जो है वो पूर्वी घाट से टकराते हैं, पश्चिमी घाट से कम चक्रवात टकराते हैं। यानी कि यहाँ पे पश्चिमी घाट में आपको पर्वतमालाएं देखने के लिए मिलती हैं। और इसमें से जो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट है ये सभी के सभी जो हैं ये आपकी पश्चिमी पर्वतमाला यानी कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। और पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है यानी कि जो पूर्वी घाट है आपका इस साइड वाला भाग है। आप लोगों को पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका भांकड़ा बांध, बी ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, सी ऑप्शन आपका हीराकुंड बांध और डी ऑप्शन आपका कोसी बांध। तो आपने बताना है कि सबसे लंबा बांध इसमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वो ओडिशा में महानदी पर निर्मित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि जो भारत है, भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो कहां है या सबसे ऊंचा बांध कहां है, तो वो है आपका सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। अब टिहरी बांध किस नदी पर है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है चिल्का, बी ऑप्शन है वुलर, सी ऑप्शन है लोकटक और डी ऑप्शन है आपका पुष्कर। तो आपने बताना है कि सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वुलर झील। वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। और अगर मैं बात करूं खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में, तो सांभर झील राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका पिरोटन द्वीप, बी ऑप्शन है रामेश्वरम, सी ऑप्शन है गंगा सागर द्वीप और डी ऑप्शन है आपका पोर्ट ब्लेयर। तो आपने बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान इसमें से कहां स्थित है। सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है और ये अंडमान द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर है उसमें ये बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि अंडमान द्वीप समूह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आएगा तो पोर्ट ब्लेयर टिक करेंगे, अंडमान निकोबार आएगा तो अंडमान पोर्ट ब्लेयर को आप टिक करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, आपने बताना है। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है, एसएससी एसआई सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है 146, बी ऑप्शन है 147, सी ऑप्शन है 148 और डी ऑप्शन आपका 149। तो आपने बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का है वो है आपका अनुच्छेद 148। तो 148 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का उसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष को और डी ऑप्शन आपका संसदीय मामलों के मंत्री को। तो आपने बताना है कि लोकसभा सदस्य जो है वो अपना त्यागपत्र इनमें से किसको देते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और ये बात आप लोग ध्यान देके चलेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, कि कौन अपना त्याग पत्र कैसे देता है और किसको कौन शपथ दिलाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं देख के जाएंगे, इससे एक क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए ऑप्शन है आपका संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। बी ऑप्शन संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। सी ऑप्शन संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि भारत में अगर कोई नया राज्य सृजित करने के लिए जो विधेयक है उसको इनमें से किसके अकॉर्डिंग पारित होना होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा भारत में एक नया राज्य सृजित करने का विधेयक जो है वो पारित किया जा सकता है, यानी कि जो संसद है उसमें जो साधारण बहुमत होता है उसके द्वारा किया जा सकता है। उसके लिए जो राज्यों के अनुसमर्थन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है, यानी कि इसमें से कौन डीपीएसपी का भाग नहीं है, आपने बताना है। जो संविधान था, मूल संविधान, उसके अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन आपका समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। बी ऑप्शन आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। सी ऑप्शन है स्वीय विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण। और डी ऑप्शन है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। तो आपने बताना है कि मूल संविधान के द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इनमें से कौन भाग नहीं है, अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वीय विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण जो है वो डीपीएसपी का एक भाग नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और डीपीएसपी जो है वो भारतीय संविधान में भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 164, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 166, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 167 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 163। तो आपने बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 167। तो अनुच्छेद 167 भारतीय संविधान के, उसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताए गए हैं। और 166 में दोस्तों राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 167 में जो मुख्यमंत्री है उसके कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति इसमें से कौन सी थी, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपकी साख समितियां, बी ऑप्शन है विपणन समितियां, सी ऑप्शन है कृषि समितियां और डी ऑप्शन आपका गृह समितियां। तो आपने बताना है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति इसमें से कौन सी है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साख समितियां। तो साख समितियां जो है दोस्तों भारत में गठित पहली सहकारी समिति है। भारत में सहकारिता जो है वो बहुत समय से प्रचलित है। और भारत में सहकारी आंदोलन का जो प्रारंभ का वर्तमान रूप है मुख्यतः जो है कृषकों और साहूकारों को शोषण से बचाने के लिए इसका यूज किया गया था। और साख समितियां उसमें से गठित जो है पहली सहकारी समिति है। इसका जो सुझाव दिया गया था 1901 में इसका सुझाव दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राज कमेटी किससे संबंधित थी, आपने बताना है। ए ऑप्शन है कृषि से, बी ऑप्शन है वृहत उद्योगों से, सी ऑप्शन है लघु उद्योगों से और डी ऑप्शन है आपका बैंकिंग से। आपने बताना है राज कमेटी इसमें से किससे संबंधित थी। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कृषि से। तो राज कमेटी जो है वो कृषि से संबंधित एक कमेटी थी। ये इसकी जो अध्यक्षता थी जे.ए. राज के द्वारा की गई थी, जिस कारण से इसे राज कमेटी कहा गया था। इसका गठन जो है दोस्तों 1978 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अंडो लास्ट एक्शन हेतु प्रयुक्त होने वाली सॉर्ट की इसमें से कौन सी, आपने बताना है कि लास्ट एक्शन को अंडो करने के लिए इसमें से कौन सी सॉर्ट की प्रयोग की जाएगी। ए ऑप्शन है कंट्रोल एस,
बी ऑप्शन है कंट्रोल जेड, सी ऑप्शन है कंट्रोल वाई और डी ऑप्शन आपका कंट्रोल एक्स। तो आपने बताना है कि अंडो लास्ट एक्शन हेतु प्रयुक्त होने वाली शॉर्ट की इसमें से कौन सी होगी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड जो है दोस्तों अंडो लास्ट एक्शन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली शॉर्ट की है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका गांधी शांति पुरस्कार, बी ऑप्शन है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सी ऑप्शन आपका भारत रत्न पुरस्कार और डी ऑप्शन आपका अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो आपने बताना है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होते हैं उन्हें एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में दिया जाता है, यानी कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर उसे बनाया था। ए ऑप्शन है चोल, बी ऑप्शन है चालुक्य, सी ऑप्शन है पल्लव और डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रकूट। तो आपने बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण इसमें से किस वंश के शासकों ने पत्थर की कटाई कराकर किया था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण पत्थरों की कटाई कराकर किया गया था, और जो ये कैलाश मंदिर है एलोरा का, ये भगवान शिव को समर्पित विशाल मंदिर है, जिसका निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपका जो है जीएस का सेशन जो था ये था। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज के सेशन में उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू आपका होगा, जिसमें हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके यूके SSSC और यूके पीएससी में पूछे गए हैं। वैसे तो पिछले 13 पार्ट जो हमने इस सीरीज के किए थे उसमें हमने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं उनको ऐड किया जाए, फिर भी जो क्वेश्चन छूट गए थे वो हम आज सारे के सारे जो आपके यूके SSSC और यूके पीएससी में पिछले सालों में पूछे गए हैं वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो कंप्लीट सीरीज आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की है उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू के अंदर। और अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और इस कंप्लीट सेशन की जो आपको पीडीएफ है वो देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यूज सेशन अपना। और आज का जो उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि देहरादून जिला मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कब हुआ था, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका 1973, बी ऑप्शन आपका 1975, सी ऑप्शन आपका 1980 और डी ऑप्शन आपका 1978। तो आपने बताना है कि जो देहरादून है वो जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ था, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1975। तो 1975 में दोस्तों देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण इसमें से किसके द्वारा कराया गया था। ए ऑप्शन आपका सोमचंद, बी ऑप्शन है बालो कल्याण चंद, सी ऑप्शन है बाज बहादुर चंद और डी ऑप्शन आपका बलभद्र शाह। तो आपने बताना है कि घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद के द्वारा दोस्तों घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण कराया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका कालागढ़ में, बी ऑप्शन है भीमताल में, सी ऑप्शन है रानीखेत में और डी ऑप्शन आपका चमोली में। तो दोस्तों उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कालागढ़ में। तो कालागढ़ में दोस्तों उत्तराखंड का वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, ये बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है। ए ऑप्शन है आपका अलकनंदा, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है सरयू और डी ऑप्शन आपका गोमती। तो आपने बताना है कि विष्णुगाड़
पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी पर दोस्तों विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1925 में, बी ऑप्शन है 1931 में, सी ऑप्शन है 1935 में और डी ऑप्शन आपका 1928 में। तो आप लोगों ने बताना है कि उत्तराखंड में पहली बार जो है वन पंचायतों का गठन इसमें से कब किया गया था? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था? यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं जो है दोनों ब्रिटिश के अंडर कब आया था? ए ऑप्शन आपका 27 अप्रैल 1815, बी ऑप्शन है आपका 17 अप्रैल 1815, सी ऑप्शन है आपका 27 मई 1816 और डी ऑप्शन आपका 27 जून 1815। तो आपने बताना है कि ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य अपना कब स्थापित किया था? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा आपका 27 अप्रैल 1815, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 27 अप्रैल 1815 को ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य अपना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? आपने बताना है। तो आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन है गौरा देवी और डी ऑप्शन आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो आपने बताना है कि स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा का ये स्लोगन था कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ स्लोगन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो सुंदरलाल बहुगुणा से एक क्वेश्चन बनने की आशंका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जौलजीबी मेला किन नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है? ए ऑप्शन आपका अलकनंदा भागीरथी, बी ऑप्शन है गंगा और यमुना, सी ऑप्शन है काली और गोरी और डी ऑप्शन आपका सरयू और गोमती। तो आपने बताना है कि जौलजीबी मेला जो है इन दोनों में से किन नदियों के संगम केंद्र पर आयोजित किया जाता है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका काली गोरी का। तो काली गोरी के समागम केंद्र पर आपका जौलजीबी मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि जहां पे काली और गोरी मिलते हैं उसी स्थान पर आपको जौलजीबी मेला देखने के लिए मिलता है। और जो है सरयू गोमती का जो संगम है दोस्तों वो आपके बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में देखने के लिए मिलता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? ए ऑप्शन है बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है केदारनाथ, सी ऑप्शन है नंदा देवी राजजात और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत जो है गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ। तो केदारनाथ की जो धार्मिक यात्रा है वो गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पहल योजना का संबंध इनमें से किससे है? आपने बताना है। ए ऑप्शन है जल से, बी ऑप्शन है पर्यावरण से, सी ऑप्शन है रसोई से और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि जो पहल योजना है उसका संबंध इनमें से किसके साथ है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रसोई गैस से संबंधित है आपकी पहल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में बहुत प्रचलित शब्द गोरखियानी किसका प्रतीक है? आपने बताना है। ए ऑप्शन है खुशी का प्रतीक, बी ऑप्शन है अत्याचार का प्रतीक, सी ऑप्शन है विरोध का प्रतीक और डी ऑप्शन आपका हरियाली का प्रतीक। तो आपने बताना है उत्तराखंड में बहुत प्रचलित शब्द जो है गोरखियानी वो किसका प्रतीक है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका अत्याचार का प्रतीक। तो अत्याचार का प्रतीक है उत्तराखंड में बहु प्रचलित शब्द गोरखियानी। तो गोरखियानी जो है अत्याचार का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पांडव नृत्य किस त्योहार के समय में किया जाता है? आपने बताना है। ए ऑप्शन है होली, बी ऑप्शन है दिवाली, सी ऑप्शन है मकर संक्रांति और डी ऑप्शन आपका दशहरा। तो आपने बताना है कि पांडव नृत्य इसमें से किस त्योहार के समय पर किया जाता है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिवाली। तो दिवाली के समय में पांडव नृत्य किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था? ए ऑप्शन है 1990, बी ऑप्शन है 1989,
सी ऑप्शन है 1988 और डी ऑप्शन आपका 1995। तो आपने बताना है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1988। तो 1988 में दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन आपका 3। तो आपने बताना है कि कितने जनपद जो हैं वो कुमाऊं मंडल के गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमाऊं मंडल के 4 जनपद जो हैं वो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और जो जनपद हैं वो उनके नाम हैं नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जो हैं वो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। ए ऑप्शन है कल्याण सिंह रावत, बी ऑप्शन है सुंदर लाल बहुगुणा, सी ऑप्शन है गौरा देवी और डी ऑप्शन आपका कालू सिंह मेहरा। तो आपने बताना है कि मैती आंदोलन जो था उसके प्रणेता कौन थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्याण सिंह रावत। तो कल्याण सिंह रावत दोस्तों मैती आंदोलन के प्रणेता थे और मैती आंदोलन जो किया गया था वो किया गया था आपका 1995 में और इसके प्रणेता कौन थे, कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी मोनाल है वो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी क्या है, वो भी मोनाल है, यानी कि मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को कहां हुआ था, आपने बताना है। ए ऑप्शन है खटीमा, बी ऑप्शन है बागेश्वर, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन आपका उत्तरकाशी। तो आपने बताना है कि कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को इसमें से कहां हुआ था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। तो बागेश्वर है दोस्तों कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुमाऊं में कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है चंपावत, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा और डी ऑप्शन आपका बागेश्वर। तो आपने बताना है कि कुमाऊं में कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा दोस्तों कुमाऊं में रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी रंगवाली पिछौड़ी जो है वो कुमाऊं के सभी क्षेत्रों में लगभग पहनी जाती है, लेकिन अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा ये पहनी जाती है। अल्मोड़ा इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अनुसुईया मंदिर इसमें से कहां स्थित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका बागेश्वर, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है चमोली और डी ऑप्शन आपका हरिद्वार। तो आपने बताना है कि अनुसुईया मंदिर इसमें से कहां स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चमोली। तो चमोली में दोस्तों अनुसुईया मंदिर स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चमोली जो जनपद है उसमें ही क्या है, अनुसुईया मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव त्योहार मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है बागेश्वर, डी ऑप्शन आपका चंपावत। तो आपने बताना है कि इसमें से किस जनपद में कंडाली उत्सव त्योहार को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में जो 14 घाटी है उस क्षेत्र में कंडाली उत्सव त्योहार को मनाया जाता है, यानी कि 14 घाटी पिथौरागढ़ में कंडाली उत्सव त्योहार को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस कहां मनाया जाता है। ए ऑप्शन है सल्ट, बी ऑप्शन है खटीमा, सी ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन आपका देहरादून। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस इनमें से कहां मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्ट। तो सल्ट में दोस्तों 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, आपने बताना है। ए ऑप्शन है औरंगजेब और दारा शिकोह,
बी ऑप्शन है औरंगजेब और जयचंद, सी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि धर्मत का युद्ध इनमें से किनके बीच में हुआ था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का है वो है आपका ऑप्शन नंबर है औरंगजेब और दारा शिकोह। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था, ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मूलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। ए ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़ बागेश्वर, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी चमोली, सी ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी तिब्बत, और डी ऑप्शन है आपका पिथौरागढ़ नेपाल। तो आपने बताना है कि मूलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है आपका मूलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था। ए ऑप्शन आपका 24 जनवरी 1960, बी ऑप्शन आपका 24 फरवरी 1960, सी ऑप्शन है 24 मार्च 1960, और डी ऑप्शन आपका 24 अप्रैल 1960। तो आपने बताना है कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद का सृजन इनमें से किस तारीख को हुआ था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद यानी कि 3 जनपदों का सृजन हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि शरीर के किस भाग में तिलहरी पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका गले, बी ऑप्शन आपका नाक, सी ऑप्शन आपका कान, और डी ऑप्शन है हाथ। तो आपने बताना है कि जो तिलहरी है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर ए, गले में। तो गले में पहना जाता है तिलहरी, यानी कि तिलहरी जो है वो गले में पहना जाने वाला आभूषण है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मेघा आ एक कैसी फिल्म है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है गढ़वाली, बी ऑप्शन है कुमाऊनी, सी ऑप्शन है हिंदी, और डी ऑप्शन आपका संस्कृत। तो आपने बताना है कि मेघा आ एक कैसी फिल्म है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊनी। तो कुमाऊनी फिल्म है कौन सी, मेघा आ एक कुमाऊनी फिल्म है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी बात करते हैं आज के सेशन के और इस पूरी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आज की सीरीज का पूरा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहा कि उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपने बतानी है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, और डी ऑप्शन आपका 5। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड से राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। तो उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्य संख्या जो है वो 3 है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, और जो आपका उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यू जो आपके थे वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो आप लोगों ने जो इतनी मेहनत करी है उसका जो फल है, उसको जो आपने जितनी मेहनत करी है वो दिखाने का दिन जो है कल और परसों में आप सभी का भी सिर्फ आपका पेपर है वो है। तो आप सभी को पूरी उत्तर पाठशाला टीम की ओर से बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने जितनी भी मेहनत करी है वो जो रंग है वो जरूर दिखाएगी, और आप सभी लोग सफलता जरूर हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस सीरीज को आज हम समाप्त करते हैं, वीडियो वीडियो की सीरीज को। और दोस्तों अगर जो आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद जो है टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों जगह हम एक पोल करेंगे, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी ये जरूर बता दीजिएगा कि अगला जो एग्जाम है किसे टारगेट किया जाए, किसकी प्रिपरेशन आपका स्टडी मटेरियल आपको यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स और हमारे पोल के द्वारा आप जरूर बताइएगा। बाकी आपको इस सीरीज और इसके क्वेश्चन अगर पसंद आए होंगे तो सीरीज को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही अगली सीरीज हम लॉन्च करें यूट्यूब पे तो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।